एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए, ये PYQs हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम लोग इनको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गाँव में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो किस गाँव में था। तो आपके पास ऑप्शन है अतीनचक, बसार, चंदीमानु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अतीनचक। ठीक है, अतीनचक गाँव में था, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और गांव का नाम अतीनचक। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था, धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए, और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको क्या किया गया था, बाद में नष्ट भी करवाया गया था। ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय जो था आपका, वो कहाँ था, राजगृह में था, और उसमें भी क्या था, उसको भी बाद में नष्ट करवा दिया गया था। और वो किसके द्वारा जो है उसका निर्माण करवाया गया था, जल्दी से बताइए आप लोग, मुझे कमेंट में बता दीजिए। चलिए मैं ये बता देती हूँ, कुमारगुप्त के द्वारा, गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक, चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है। कि देखिए, जब ग्रीक और रोमन साहित्य पढ़े गए तो उसमें देखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का तो उल्लेख ही नहीं आया। तो ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि उसी टाइम के राजा थे और उस समय व्यापार भी बहुत था। ठीक है, तो जब पता लगाया विलियम जोन्स ने, तब उन्हें पता चला कि उल्लेख तो है चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ के साहित्यों में, लेकिन किस नाम से वर्णन है, एक तो सेंड्रोकोट्स, और एंड्रोकोट्स, दो नाम से जो है, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम आए हैं। वो किसके लिए आए हैं, वो आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, और ये पता किसने लगाया था, जो आपका डी ऑप्शन है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स आपका एकदम राइट है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे। कौन से राज्य के राजा थे जिन्होंने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे। तो मौर्य राजाओं ने जो है, मौर्य राजा में सबसे पहले किसने, बिंदुसार के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो था, उसने सीरिया के साथ जो है राजनीतिक संबंध स्थापित करने की पहल की थी। ठीक है, देख लीजिए लिखा हुआ है, मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए थे। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नाम का सीरियाई राजदूत भी आया था। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख भी आया है। ठीक है, जो 13वां शिलालेख है उसमें उल्लेख आया है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहन वंश के कौन से राजा थे जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की है। ऑप्शंस में है राजा हाल सिमुक, फिर तीसरा ऑप्शन है यज्ञश्री शतकर्णी, और चौथा है गौतमीपुत्र शतकर्णी। ठीक है, तो कौन से राजा थे जिन्होंने की गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो राजा हाल के द्वारा जो है गाथा सप्तशती की रचना की गई थी। सातवाहन वंश के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। ब्राह्मण वंश था। ठीक है, और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन वंश था जिसने कि ब्राह्मणों को भूमि दान की थी। ठीक है, तो वो भी आपका सातवाहन वंश था। और इसके अलावा सातवाहन वंश में एक खासियत ये थी कि जो है माता का नाम भी जो है कई राजा अपने नाम के आगे लगाने लगे थे। ठीक है, तो माता का नाम भी उनको सम्मान देने के लिए अपने नाम के आगे लगाने लगे थे, ये भी एक खासियत थी। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो राजा हाल के द्वारा जो है वो गाथा सप्तशती की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा। राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो कि प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राकृत से ही रिलेटेड है।
प्राकृत भाषा की व्याकरण जो है, प्राकृत प्रकाश जिसको बोलते हैं, प्राकृत प्रकाश जो है वो प्राकृत भाषा की क्या है, व्याकरण है। उसकी रचना किसने की थी? तो देखिए आपके पास ऑप्शंस है पिंगल, यास्क, वररुचि या फिर शौनक। तो राइट आंसर हो जाएगा वररुचि। वररुचि के द्वारा जो है प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए वररुचि ने जो है प्राकृत प्रकाश की रचना की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत में के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? कौन से ग्रीक विद्वान है जिन्होंने सबसे पहले भारत के बारे में लिखा है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है हेरोडोटस, स्टेसियस, साइलेक्स या हिप्पलस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा साइलेक्स। साइलेक्स जो है उसको डेरियस ने भारत में भेजा था, यानी कि जिसको दारा बोला गया था। ठीक है, राजा दारा के द्वारा भारत में भेजे गए थे साइलेक्स, और इन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, लेकिन जो कुछ भी लिखा था वो अब ज्ञात नहीं है, मतलब अब वो जो है नष्ट हो गया है। ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलेक्स जो था, साइलेक्स भारत आया था और उसे डोरियस, यानी कि जिसको दारा भी कहीं कहीं लिखा गया है बुक्स में, तो डोरियस नाम के राजा ने भेजा था। उसके लेख जो है आज नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाभिवर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? नाभिवर्ष जो है वो किस देश का पुराना नाम है? तो नाभिवर्ष देखिए ऑप्शन है भारत, म्यांमार, चीन, मिस्र। तो भारत का ऐतिहासिक नाम है। ठीक है, भारत का ऐतिहासिक नाम है। ऋषभदेव जी के पिता राजा नाभि के नाम पे नाभिवर्ष जो है नाम रखा गया था। इसके अलावा भारत के नाम क्या है? आर्यावर्त, सिंधु देश, मैं प्राचीन नाम की बात कर रही हूँ। ठीक है, सिंधु देश हो गया, आर्यावर्त हो गया, और इसी तरीके के और भी नाम हैं भारत के। ठीक है, और अदर लैंग्वेजेस में जैसे कि हिब्रू भाषा में इजराइल की हिब्रू भाषा, उसमें भारत को क्या कहा गया है? होड्डू कहा गया है। चीनी मिलते हैं, लेख मिलते हैं, उनमें भारत का जिक्र इंतु, चुआंतु और तिएंचु नाम से किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं इसमें देख लीजिए डिटेल में लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम, भारतवर्ष का पुराना नाम जो था वो नाभिवर्ष था, जो कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी के पिता राजा नाभि के नाम पर पड़ा हुआ था। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्य नियुक्त किए थे? धर्म महामात्यों की नियुक्ति किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के द्वारा धर्म महामात्यों की नियुक्ति की गई थी, और ये जो भी चीजें हैं ये आपका उल्लेख जो है अशोक के शिलालेखों में आता है। ठीक है, अशोक के 5वें शिलालेख में 5वें शिलालेख में वर्णन आता है धर्म महामात्यों की नियुक्ति का। चलिए देख लीजिए जल्दी से। देखिए लिखा हुआ है अशोक ने अपने धम्म या धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्य नियुक्त किए थे, जो उसके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। चलिए आते हैं, हाँ चलिए ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन। देखिए हम थोड़ा सा आपको बता दें, अशोक के देखिए बहुत सारे शिलालेख हैं जो कि आपके यहाँ भी है, मतलब इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर भी है। तो 14 शिलालेख जो हैं वो आपके शिलालेख है, कुछ लघु शिलालेख हैं। ठीक है, इसके अलावा स्तंभ लेख भी मिलते हैं। ठीक, तो 14 शिलालेख है स्पेशली जो आपसे पूछे जाते हैं, और सब 14 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, कुछ लघु शिलालेख है वो अलग है, और स्तंभ लेख आपके अलग है, वो 7 हैं। ठीक, तो शिलालेखों में जैसे कि कुछ शिलालेख बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का में स्थित एक है शहबाजगढ़ी, ये आपसे क्वेश्चन में काफी पूछ लिया जाता है, शहबाजगढ़ी का, और मानसेहरा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अभिलेख हैं जो कि आपके मतलब प्राप्त हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारे, जैसे देहरादून में है, और इस तरीके के बहुत सारे हैं, देहरादून का कलसी अभिलेख, इस तरीके के बहुत अलग अलग अभिलेख हैं। तो ये देखिए हमारे कुछ जो है हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको कि हमने देख लिया। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जिनको हमने थोड़ा सा डिटेल में समझा भी, और क्वेश्चन हम लोग सारे देखते गए। तो आज की जो वीडियो है हमारी ये यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से चाहते हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।